हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अवलोकन का जो अध्याय है उसके संदर्भ में हमने कुछ बातें पूर्व के जो कालांश या पीरियड में हुआ था उसमें मैंने बताया था कि अवलोकन क्या है, अवलोकन की विशेषताएं क्या है और अवलोकन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अवलोकन के प्रकारों के संदर्भ में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अवलोकन के जो प्रकार, 3 तरह के प्रकार बताए थे उसमें, जिसमें अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। तो इसमें सर्वप्रथम जो अनियंत्रित अवलोकन है वो क्या है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सामाजिक घटनाएं होती है उस पर जो, वैसे तो सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन है हम दोनों प्रकार के अवलोकन से किया जाता है, जिसमें नियंत्रित भी होती है और अनियंत्रित, दोनों प्रकार के अवलोकन के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत जो अवलोकन करता और अवलोकित किए जाने वाला जो समूह है, यानी जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो दोनों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात अवलोकन करने वाला व्यक्ति अपने जो भी समूह, जिस घटना का, जिस विषय वस्तु का वह अध्ययन करता है, उसका वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से अध्ययन करता है। अर्थात उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण और न ही किसी प्रकार की औपचारिकताओं का अनुपालन या नियोजन उसको करना पड़ता है। अर्थात वह जिस स्थिति में है स्वाभाविक रूप में उसको उसी स्थिति में उसका अध्ययन करता है। तो कहने का तात्पर्य, इसके संदर्भ में अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन के संदर्भ में पीवी यंग ने इसकी 3 बातें इसमें विशेष रूप से बताई थी कि अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात, इसमें अध्ययनकर्ता जो है घटनाओं एवं परिस्थितियों का उनका स्वाभाविक रूप से अध्ययन करता है और अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को परखता नहीं, यानी कि वो घटना क्यों इसको परखता नहीं। तो इस तरह से ये बातें अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आती हैं। अब अनियंत्रित अवलोकन को 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वह है सहभागी अवलोकन, अर्थात पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो सहभागी अवलोकन के संदर्भ में, यानी कि सहभागी अवलोकन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम लिंडमैन ने किया था, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी सोशल डिस्कवरी, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, उसमें सबसे पहले इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात सहभागी अवलोकन का इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की जो कमियां हैं एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता है कि और ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और उन्होंने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा भी है कि कहा कि इस सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हुआ है। अर्थात इस प्रकार उन्होंने उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया हो तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, तो उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही निश्चय ही कहीं अधिक स्वार्थ यथार्थ भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। तो सहभागी अवलोकन के संदर्भ में जो बात लिंडमैन ने कही है उसके अनुसार हम अन्य समाजशास्त्र ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें लुंडबर्ग ने भी कहा था कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथार्थ संभव पूर्णतया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। इसी प्रकार फोरकेस तथा रिचर ने भी कहा था कि सहभागी अवलोकन से अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बन जाता है। तो ऐसा करने के पीछे मूल भावना यही रहती है कि वह समूह की विशेषताओं को निकट से जान सकें, जो कि समूह के बाहर रहने पर संभव नहीं। इसी प्रकार पीएच मन ने भी कहा था कि सहभागी अवलोकन का तात्पर्य ऐसी दशा से हैं जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। तो कहने का तात्पर्य कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत क्या होता है कि अध्ययन करने वाला या अवलोकन करने वाला
जो अध्ययन करता होता है वह स्वयं उस समूह में जाकर के रहता है जिस समूह का वह अध्ययन करने वाला होता है, और उसके साथ रह कर के ही उन सभी तथ्यों को एकत्रित करता है जो उसके अध्ययन के लिए आवश्यक होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सहभागी अवलोकन जो है व्यक्ति, अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं घटना से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ गुण हैं, यानी कि वो कौन से लाभ हैं जो समाजशास्त्र ने बताए कि सहभागी अवलोकन के द्वारा सामाजिक अनुसंधान में इसके निम्नलिखित गुण हैं, लाभ हैं, महत्व हैं इस दृष्टिकोण से। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले हैं विस्तृत सूचनाएं, अर्थात इस विधि में अध्ययनकर्ता जो है समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है और उसके बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। इतनी विस्तृत सूचनाएं जो है प्रश्नावली या अनुसूची या साक्षात्कार बाकी जो विधियां हैं उनसे ज्ञात नहीं की जा सकती। तो विस्तृत सूचनाओं के दृष्टिकोण से इसका महत्व ज़्यादा है। दूसरी विशेषता ये बताई गई, यानी कि जो गुण है, लाभ, इम्पोर्टेंस, वो ये बताया गया कि सूक्ष्म व गहन अध्ययन, यानी कि इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और समूह के जीवन में भाग भी लेता है। तो समूह के बारे में छोटी छोटी बातों को भी वो गहराई से अध्ययन कर लेता है। तो इस विधि की गहनता और सूक्ष्मता को वह प्रकट करता है, इसलिए सूक्ष्म और गहन अध्ययन के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बताया गया। तीसरा महत्व जो है सहभागी अवलोकन विधि का, वो ये है कि इसमें डायरेक्ट स्टडी होती है, अर्थात प्रत्यक्ष अध्ययन। इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी जो अधिक सही और वैज्ञानिक होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है वह अस्थायी रूप से समूह में रहता है। लोगों के व्यवहार, कार्यकलापों, संस्कृति आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को एकत्रित करता है। इसके लिए वह लोगों से निकट से औपचारिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट स्टडी जो है वो इसके अंतर्गत हो पाती है। चौथा महत्व है कि ये वास्तविक जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है, अर्थात स्टडी ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर। क्योंकि सहभागी अवलोकनकर्ता समूह के सदस्य द्वारा अपना लिया जाता है, तो जब वह आमने सामने कृत्रिम व्यवहार नहीं कर सकता, जैसा कि अनजान लोगों के सामने किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा लोगों का वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर पाता है। इसलिए वास्तविक व्यवहार के अध्ययन के दृष्टिकोण से जो सहभागी अवलोकन का ये चौथा महत्व बताया गया है। पांचवा जो इम्पोर्टेंस है, गुण है, वो ये है कि अधिक विश्वसनीयता इसमें रहती है, यानी कि ग्रेटर रिलायबिलिटी। यानी चूँकि इस विधि में अध्ययन करता स्वयं सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसे अधिक विश्वसनीय सूचनाएं होती है, क्योंकि दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए उसमें विश्वसनीयता कम होने की चांसेस रहती है। इसलिए इसमें जो है वो अधिक विश्वसनीयता का गुण भी इसमें देखा जा सकता है। नंबर 6, संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता, अर्थात वेरिफिकेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। यानी वेरिफिकेशन की दृष्टिकोण से भी इनमें जो सूचनाएं जो एकत्रित की गई है उसका अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि इस विधि में जब अध्ययन करने वाला जो सूचनाएं होती है वो एकत्रित करता ही है और साथ ही साथ जाँच भी ली जाती है, क्योंकि वह स्वयं समुदाय की गतिविधि में भाग लेता है। अतः आशंका होने पर पुनः वह वैसी जो परिस्थिति है वापस आएगी तो उसका तथ्य पुनः वापस जांच हो सकती है, क्योंकि वो घटना वापस बार बार जब घटती है और वो व्यक्ति उसका समूह का सदस्य है तो उसकी वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल भी आसानी से कर सकता है कि वास्तव में जो घटनाएँ उनकी सत्यता कितनी सही है। तो सातवां जो महत्व है ईजी स्टडी, यानी कि सरल अध्ययन। क्योंकि सहभागी अवलोकन में अध्ययन करने वाला व्यक्ति समूह का मेंबर होता है, उस पर किसी प्रकार का जो डाउट है या अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में वह भाग लेता है और सरलता से उसका अध्ययन भी वह कर पाता है। क्योंकि अध्ययन करता बार बार अध्ययन क्षेत्र में जाना तो पड़ता नहीं, इसलिए ये जो सुविधापूर्ण अध्ययन विधि है वो इसमें देखी जा सकती है, इसलिए इसको ईजी स्टडी कहा गया है। नंबर 8 है अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। एक लंबे समय तक समूह में रहने और उसकी क्रिया में भाग लेने के कारण अध्ययन करने वालों में अनुभव के कारण वो कुशल तो हो ही जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है। तो इसलिए अध्ययन करने वाले की कुशलता में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बताया गया। नंबर 9 व 8वां जो महत्व है वो गुण है, इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण है, अर्थात वह जो व्यक्ति जो सहभागी अवलोकन करने वाला व्यक्ति है वह स्थानीय समूह के साथ
इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है और उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का एक प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके व्यवहार से ही समूह के बारे में सूचनाएं प्रकट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, तो एक दर्पण के रूप में सामुदायिक जीवन का और स्वयं अवलोकनकर्ता कहलाता है। तो इस तरह से ये 9 इम्पोर्टेंस महत्व इसके संदर्भ में बताए गए हैं जो सहभागी अवलोकन के लिए आवश्यक है। फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं, जिसको हम यहाँ संक्षिप्त में उसको हम बता सकते हैं कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय कार्यता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतः भाग नहीं ले पाता है। इसी प्रकार लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वैश्विकता का अभाव, अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययन करने वाला समूह का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित और परिवर्तित करने लग जाता है। तो उससे भी जो वास्तविक जो अध्ययन है वो नहीं हो पाता है। तो समूह के व्यवहार में बदलाव भी आ जाता है। अत्यधिक खर्चीली भी है, क्योंकि वह स्वयं रहता है, अध्ययन करने वाला समूह लगता है तो टाइम तो लगता ही, जब रह करके किसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो उससे इतनी खर्चीली जब तक रहेगा अध्ययन में समूह में तो उसको समय भी लगता है और समय के साथ साथ ऐसे व्यय भी खर्च होते हैं। सीमित क्षेत्र में अध्ययन, दूसरा एक कमी 5वीं ये है कि इसमें अध्ययन जो क्षेत्र वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि सारे समूह का अध्ययन करने के लिए टाइम बहुत लग जाता है। तो वो कम समय में अध्ययन कार्य पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए जो अध्ययन का क्षेत्र वो बहुत सीमित होता है। धीमा अध्ययन, स्टडी भी स्लो होती है, क्योंकि लोगों के घनिष्ठ संपर्क रहने के कारण वास्तविक अध्ययन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और उसमें धीरे धीरे स्टडी वो धीरे हो पाती है। इसी प्रकार साधारण तथ्यों का छूट जाना, जिसको हम सहभागी अवलोकन करता लंबे समय तक एक समूह रहता है तो कई घटनाओं को साधारण समझकर छोड़ लेता है, जबकि वो वास्तव में काम की होती है। फिर आलेखन की समस्या, क्योंकि जब स्वयं में समूह में रहता है तो वो भाग ले रहा होता है, तो उस समय सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए वो किसी प्रकार की लिखित सामग्री साथ में नहीं रख लिख नहीं पाता है। इसलिए जब ये आलेखन लिखने की जो समस्या वो भी इसमें बनी रहती है। इस प्रकार भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। 9वीं जो कमी है वो ये बताई गई है कि सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ 2 भूमिकाएं निभानी पड़ती है, एक तो अध्ययनकर्ता के रूप में, दूसरा उसके समूह के सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार दोनों भूमिकाओं को साथ वह सामंजस्य कर नहीं कर पाता, जिसके कारण भी वह अपने अध्ययन कार्य में जो वास्तविक सफलता है उसमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो इस प्रकार से ये 9 कमियाँ सहभागी अवलोकन के संदर्भ में बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।